बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो बनेगी उसमें क्या क्या कॉलम्स आएंगे। उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, शेयर प्रीमियम क्या होता है, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग भी हम डिस्कस कर चुके थे। बट रीवैल्यूएशन रिजर्व एक ऐसी चीज़ थी जो अभी रिमेनिंग थी। तो आज की क्लास के अंदर ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है इसके ऊपर हम बात करेंगे और आज की क्लास में हम समझेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्या होते हैं। अच्छा, अब इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स देना चाहता हूं। सबसे पहले तो देखो, आपकी जो अकाउंटिंग है उसके अंदर अभी फिलहाल इस लेवल के ऊपर तो कोई खास आईएएस नहीं पूछे जाते, लेकिन ये जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करेंट एसेट्स है, ये रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करेंट एसेट्स या फिर और भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं ये रिलेट करती हैं आईएएस 16 से। आईएएस 16 होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो आईएएस 16 के अंदर एक जगह पे ये बात हमें मेंशन की गई हुई है कि यार जो आप अपने एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं ना बैलेंस शीट के अंदर, वो आप दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दो तरीके से रिकॉर्ड करने का मतलब, दो तरीके से रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि या तो तुम अपने सारे एसेट्स को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि अगर तुमने कोई एसेट एक खरीदा था 10 लाख रुपए का, तो वो हर साल तुम अपनी बैलेंस शीट में जो उसकी कॉस्ट है वो 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख ही शो करोगे। हाँ, उसकी नेटबुक वैल्यूज चेंज होती रहेंगी डेप्रिसिएशन की होने की वजह से, बट कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन एक और मेथड है जिस मेथड के थ्रू हमारे जो सवाल है वो बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड के अंदर ये होता है, या रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर ये होता है कि यार आप अपने एसेट्स को, जो भी आपके नॉन करेंट एसेट है, उनको आप हर साल रिवैल्यू करते हो। जैसे कि खास तौर पे बिल्डिंग, बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली बिजनेसेस हर साल क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। अब लेट सपोज मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, और 10 लाख रुपए की बिल्डिंग मैंने खरीदी और मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो किया करता था, तो मैं हर साल अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए शो करूंगा। लेकिन अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता हूं, अगर मेरा बिजनेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है, तो वो एसेट्स को हर साल 10 लाख रुपए से शो नहीं करेगा, बल्कि वो हर साल उस एसेट को रिवैल्यू करवाएगा, उस एसेट की मार्केट में वैल्यू टेस्ट करेगा, उस एसेट की मार्केट में वैल्यू चेक करेगा कि यार अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई। अगर बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख से 11 लाख हो गई, तो अब वो अपनी बिल्डिंग को कितने से शो करना शुरू करेगा, 11 लाख से। और अगर बिल्डिंग 10 लाख के बजाय 9 लाख की हो चुकी है, तो वो किस पे शो करेगा, 9 लाख रुपए के ऊपर शो करेगा। तो यूजुअली हम जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर हम लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो नहीं करते, बल्कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं, यानी कि हम अपने एसेट्स को रिवैल्यूड अमाउंट्स के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। पहली बात, ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो मैं बढ़ा के लिखूंगा, और कम हो रही है तो कम करके लिखूंगा। लेकिन इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे हम लोग अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि यार रीवैल्यूएशन क्या होती है। तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने एक हेडिंग लिखी हुई है, रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। This revaluation is created when value of an asset increase in the books due to permanent increase in the market value। देखो, ये इंक्रीज के बारे में भी बात हो सकती है, लेकिन ये बात डिक्रीज ऑफ एसेट के बारे में बात हो सकती है। यानी कि एसेट अगर 10 लाख वाला 11 का हो गया तो आप 11 का बुक करोगे अपनी बुक्स में, और अगर 10 वाला 9 का एसेट हो गया तो फिर 9 का भी बुक करोगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर उस एसेट को। बात समझ रही। अब फॉर एग्जाम्पल, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जरा एग्जाम्पल को समझिएगा। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे आपको एक एसेट दिया हुआ है, और इस एसेट की मार्केट वैल्यू दी हुई है। द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज रीवैल्यूड टू 1200। यानी कि एसेट की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है, 1200 हो चुकी है। और उसकी जो कॉस्ट थी, वो जो तुम्हारा बिल्डिंग या प्रेमिसेस था, उसकी जो कॉस्ट थी वो पहले कितनी थी, 1000 थी। और उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि वो अब तक कितना डेप्रिशिएट हो चुका था, 200 से ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका था। अब तुम्हें यह चेक करना हो कि तुम्हारा एसेट रीवैल्यू हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों ने हमेशा एक काम करना है, आप करेंगे ऑलवेज कंपेयर नेट बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। सर इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तुम अपने एसेट की नेट बुक वैल्यू निकालोगे। क्या करोगे, सबसे पहले अपने एसेट की नेट बुक वैल्यू निकालोगे। अब ये नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है यार, नेट बुक वैल्यू निकालना तो बच्चों वाला काम है। नेट बुक वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता था सर, बड़ा सिंपल था, कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास, अगर मैं ये बोलूं कि यार आपका जो एसेट है या जो आपकी प्रेमिसेस है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1000 है, और उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 200,
तो उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी बनती है सर? उसकी नेट बुक वैल्यू बनती है 800। कितनी बनेगी? 800 बन जाएगी। इतनी बात हमें समझ आ गई सर। आगे बताएं। अब आप इसको कंपेयर करेंगे किससे? मार्केट वैल्यू से। अब आप देखिए मार्केट में उस प्रेमिसेस की वैल्यू कितनी हो गई है। मार्केट में उस प्रेमिसेस को लोग कितने के लिए, कितने का खरीदने के लिए तैयार हैं? तो मार्केट के अंदर लोग उस एसेट को 1200 रुपए का खरीदने के लिए तैयार हैं। तो जब 1200 रुपए का वो खरीदने के लिए तैयार हैं, तो ये इसकी रीवैल्यूड अमाउंट हो गई है, और वो कितनी हो गई है? 1200 हो चुकी है। यानी कि तुम्हारा एसेट जो तुम्हारी बुक्स में औकात रखता है 800 का, मार्केट में वो इस वक्त कितने का हो चुका है? 1200 का हो चुका है। तुम्हारी बुक्स में जो एसेट इस वक्त औकात रखता है वो कितनी रखता है? 800। उसकी इस वक्त प्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है? 800। इस वक्त उस एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 800। उस एसेट को तुम 800 की वैल्यू के ऊपर कैरी कर रहे हो, लेकिन मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी लग चुकी है? उसकी वैल्यू लग चुकी है 1200 रुपए की। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 400 का। तो इसको मैं कहूंगा कि मेरा एसेट 400 से री वैल्यू हो चुका है। 400 से एसेट क्या हो चुका है? री वैल्यू हो चुका है। ये बात समझाई मैंने आप लोगों को? क्लियर? ये वाली बात समझ आई? अब इसको या इसी बात को अगर हम जनरल एंट्री में देखना शुरू करें कि यार मैं अगर इसकी जनरल एंट्री बनाऊं तो वो कैसे बनेगी, तो याद रखिएगा रीवैल्यूएशन का मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें 400 रुपए मिल गए हैं, तुम्हारी जेब में पैसा आ गया है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। भाई बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। मेरी एक चीज 10 लाख की थी, वो 11 लाख की हो गई, तो ये जो 1 लाख रुपए बढ़े, क्या ये मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं एसेट को बेच दूंगा तो फिर ये मुझे गेन ऑन डिस्पोजल हो जाएगा 1 लाख रुपए का। लेकिन अभी मैं बेच नहीं रहा, मैं तो अभी रीवैल्यू कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है। और जब मेरा बिजनेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है, तो मैं अपने एसेट को रीवैल्यू तो करूंगा। लेकिन जब मैं अपने एसेट को रीवैल्यू कर रहा हूं, तो ये 400 रुपए का कोई कैश का इनफ्लो नहीं होगा मेरे पास। इसका मतलब ये हो गया कि जो रीवैल्यूएशन होती है ये नॉन कैश होती है, इसमें कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अब याद रखिएगा, जब भी आपका कोई एसेट रीवैल्यू होगा, तो उसको रीवैल्यू करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले तो आप यहां पे बनाएंगे उसकी जनरल एंट्री। अब ये जर्नल एंट्री आप किस तरीके से बनाएंगे, जरा सुनिएगा बात को गौर से। आपका जो एसेट था, जरा सुनिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो प्रेमिसेस था उसका कॉस्ट पहले कितना था? सर उसकी पहले कॉस्ट थी 1000, और अभी उस प्रेमिसेस की कॉस्ट कितनी हो गई है? अब उसकी कॉस्ट बढ़ के सर रिवैल्यू होके वो हो गया है 1200 रुपए का। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारा एसेट $200 से इंक्रीज हुआ है? हाँ सर, मेरा प्रेमिसेस $200 से इंक्रीज हुआ है। तो तुम एंट्री बनाते हुए सबसे पहले लिखोगे प्रेमिसेस, और उसको 200 से प्रेमिसेस को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ठीक है सर, 200 से प्रेमिसेस डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे? याद रखो, जब भी तुम्हारा एसेट रीवैल्यू होता है, याद रखो, जब भी तुम्हारा एसेट रीवैल्यू होता है, अपनी वैल्यू के अंदर इंक्रीज लेके आता है, तो उसकी जो पिछली जितनी भी डेप्रिसिएशन होती है, वो सारी डेप्रिसिएशन डिस्कार्ड कर दी जाती है, वो सारी डेप्रिसिएशन हटा दी जाती है। अब नई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनेगी, क्योंकि अब एसेट की वैल्यू रीवैल्यू हो चुकी है, तो पुरानी डेप्रिसिएशन को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या होती है? सर जो प्रोविजंस होते हैं वो तो क्रेडिट नेचर होते हैं, जब वो बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो आज अगर मुझे प्रोविजंस को खत्म करना हो, आज अगर मुझे प्रोविजंस को निकालना हो, तो फिर मैं किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करूंगा? तो सर आप करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट, यानी कि पीएफडी या प्रोविजन। इसको पीएफडी लिख लेते हैं वरना जगह कम पड़ेगी। पीएफडी को आप क्या कर देंगे? डेबिट। और वो पीएफडी को कितने से डेबिट करोगे? 200 से डेबिट कर दोगे। 200 से क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। सिंपल। और अब क्या करेंगे सर? अब बेटा रीवैल्यूएशन तुम्हारा एक रिजर्व है, ये पार्ट ऑफ कैपिटल है। आप लोगों ने इस रीवैल्यूएशन को कैपिटल में पढ़ा था, तो इसकी नेचर भी क्या होनी चाहिए? क्रेडिट। तो जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल की नेचर क्या होती है? जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो रिवॉल्यूशन रिजर्व भी पार्ट ऑफ कैपिटल है, तो ये भी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब यहां पे एंट्री में आप लोग रीवैल्यूएशन रिजर्व को, आप लोग रीवैल्यूएशन रिजर्व को 400 रुपए से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। दिस इज हाउ यू विल क्रिएट द जनरल एंट्री रिलेटेड टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बात समझ आती है आपको यहां पे? अब सवाल ये उठता है कि इसका एक और तरीका भी था एंट्री बनाने का। वो क्या तरीका था? कि भाई आपने ये देख लिया था कि आपका एसेट रीवैल्यू कितना हो रहा है? 400 से हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले एंट्री बनाते हुए रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट कर देना है। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा कितने से?
400 से। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी एसेट रीवैल्यू, भले वो अपनी वैल्यू बढ़ा ले या भले वो अपनी वैल्यू कम कर ले, जो उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब भी खत्म की जाती है तो कैसे करोगे, डेबिट करके। तो पीएफडी को डेबिट करते हैं, कितने से, 200 से, क्योंकि उसकी ये डेप्रिसिएशन थी। तो बाकी की जो रिमेनिंग वैल्यू है अब इस एंट्री में वो क्या बची होगी, सर क्रेडिट साइड के ऊपर 400 है, इधर डेबिट पे 200 है, तो 200 और लिख दें तो 400 से एंट्री बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इस एंट्री को बना सकते थे। तो दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगेगा आप वो तरीका फॉलो करके एंट्रीज बना लिया करेंगे। बट आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये रीवैल्यूएशन कैलकुलेट कैसे की जाती है। ऑलवेज कंपेयर नेट बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू, यानी कि नेट बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके तुम्हें रीवैल्यूएशन पता लगेगी। In this example, the net book value was 800, whereas the revalued amount was 1200. It means that there is an increase of 400। तो ये 4000 रुपए का रीवैल्यूएशन गेन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते थे गेन ऑन रीवैल्यूएशन। ये आपको क्या हुआ है, गेन ऑन रिवॉल्यूशन, पैसा मिला है एक तरीके से, एक तरीके से गेन हुआ है, एक तरीके से फायदा हुआ है, एक तरीके से तुम्हारा कैपिटल बढ़ा है। तो इसी वजह से हम इसको गेन ऑन रिवॉल्यूशन कहते हैं। फर्ज करो ये 800 आता और ये 700 आ जाता, तो 100 रुपए का लॉस ऑन रिवॉल्यूशन हो जाता। अभी आगे की एग्जांपल्स देखेंगे, बट पहले यू गाइस नीड टू मेक श्योर कि ये जो मैंने बात आपको यहां पे बताई है, ये जो बात मैंने आपको समझाई है, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एसेट की मार्केट वैल्यू, एसेट की कॉस्ट, एसेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को यूज करके आप क्या करेंगे, आप उससे नेट बुक वैल्यू निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे मार्केट वैल्यू से, और आपको पता लग जाएगा आपका रिवैल्यूएशन कितना हुआ है। तो अब जब भी आप रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता है कि 400 का रिवैल्यूएशन हुआ है, 200 रुपए का आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था वो खत्म हो गया, और एसेट पहले 1000 का था 1200 हो गया, तो 200 रुपए का एसेट आपका इंक्रीज हो गया, तो आपने 200 रुपए से एसेट इंक्रीज कर लिया। ये जनरल एंट्री बनती है, या फिर ऐसे बना लो, ऐसे सोच के बना लो, या ऐसे सोच के बना लो, बोथ थिंग्स आर क्लियर। तो आई होप कि आपको जो रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करेंट एसेट का मैंने अभी सिर्फ गेन ऑन रीवैल्यूएशन समझाया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब एक दफा अगर थोड़ा-सा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इश्यू हो रहा है, तो दोबारा से मैं एक दफा रिवाइज़ करता हूँ चीज़ को, ठीक है? आप लोगों को हमेशा क्या करना होता है, कंपेयर करना होता था क्या चीज़? नेट बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से, ठीक है? तो आपकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? 800 आई और मार्केट वैल्यू आई ₹1200, तो आपका गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो गया? 400 का। तो आप गेन ऑन रिवैल्यूएशन, क्योंकि क्रेडिट नेचर की चीज़ है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और जब भी एसेट रीवैल्यू होता है, तो उसकी जो भी डेप्रिसिएशन होती है, वो सारी खत्म कर दी जाती है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी 200 से। तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा ऊपर? 200 बचा, तो 200 से प्रीमिसेस को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। एक मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया, और दूसरा तरीका ये बताया कि यार आपका जो एसेट था उसकी कॉस्ट 1000 रुपए थी, अब 1200 हो गई, तो 200 से आपका एसेट बढ़ गया, तो 200 से प्रीमिसेस डेबिट हो गई। जब एसेट रीवैल्यू होती है तो उसकी डेप्रिसिएशन को खत्म कर दिया जाता है, तो डेप्रिसिएशन को भी डेबिट कर दिया, और 200 प्लस 200 टोटल 400 की रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर एंट्री बन जाएगी। क्लियर हो गया? अब आपको पता है, आप लोग जब अपनी ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना रहे होंगे, तो इसके अंदर रिवैल्यूएशन आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन 400 की, और यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे, मेंशन करेंगे रीवैल्यूएशन, कि ये रीवैल्यूएशन हो गई है, यानी कि 400 रुपए का आपका एसेट इंक्रीज हो गया है, यानी कि आपके कैपिटल के अंदर 400 रुपए बढ़ गए हैं। बात समझ आई? अच्छा जी। तो ये हम लोगों ने अभी तक बात करी थी। अब हम फर्दर मूव करते हैं, जो हम आगे चीज को देखेंगे, अगली एग्जाम्पल को। तो अगली एग्जाम्पल एक और आपके पास है। अब अगर आप एक और एग्जाम्पल को देखें, तो वो एग्जाम्पल आपके पास क्या है, वो यहां पे बोलता है कि यार आपके पास जो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट है वो 1200 है, प्रेमिसेस की कॉस्ट 2000 है, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 200 है। नाउ अब आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगेन सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ऑलवेज कंपेयर नेट बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। अब ये जो नेट बुक वैल्यू है और जो तुम्हारी मार्केट वैल्यू है, इसको तुम आपस में कैसे कंपेयर करोगे? तो सबसे पहले तो आप लोगों को नेट बुक वैल्यू निकालने आनी चाहिए। अब नेट बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? सर द कॉस्ट इज 2000, वेयर एज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज 200। सो इन दिस केस द द नेट बुक वैल्यू विल बी 1800। तो नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 1800 वर्सेस मार्केट के अंदर तुम्हारे एसेट की वैल्यू कितनी हो चुकी है? तो मार्केट के अंदर तुम अगर अपने एसेट को देखो, तो तुम्हारा एसेट जो है वो हो चुका है 1200 का। इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, तुम्हारे एसेट में गेन हुआ है या लॉस हुआ है? सर इस बार जो हमारा एसेट है उसके अंदर $600 का लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है। ऐसा ही है ना?
$600 का इस बार लॉस ऑन रिवैल्यूएशन नजर आ रहा है आपको? हाँ सर, हमें नजर आ रहा है। हमारे एसेट की हम जो कैरी कर रहे थे वैल्यू, वो कैरी कर रहे हैं 1800 के। हमारे हिसाब से एसेट की औकात 1800 है, लेकिन मार्केट में एसेट की औकात कितनी हुई भी है? 1200। तो अब याद रखिएगा, अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करने में हमें दोनों चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा के लिखेंगे, और कम हो रहा है तो एसेट की वैल्यू कम करके भी लिखेंगे। तो अब अगर यहां पे आप देखो तो यहां पे आपकी एंट्री कैसे बनेगी? अगेन मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि यार जो तुम्हारा प्रेमिसेस है वो बढ़ गया या कम हो गया? सर हमारी जो प्रेमिसेस है ना वो पहले थी 2000 की, और अब हो गई है कितने की? 1200 की। तो सर इसका मतलब हमारी प्रेमिसेस की वैल्यू के अंदर $800 का फॉल आ गया, यानी कि मेरी जो प्रेमिसेस है वो $800 से क्रेडिट हो जानी चाहिए। तो अब हम एंट्री क्या बनाएंगे? हम एंट्री बनाएंगे प्रेमिसेस। अब जरा देखिएगा, प्रेमिसेस को क्रेडिट कर देंगे $800 से। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि एसेट भले रिवैल्यूएशन अपवर्ड करे या रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड करे। अब ये जो एग्जांपल है ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की है। इसके ऊपर वाली जो एग्जांपल 1 थी ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन थी। यहां पे एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी, यहां पे एसेट की वैल्यू घट रही है। तो दोनों सूरतों के अंदर जो उस एसेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगी उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को जब भी निकाला जाता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो यहां हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और वो कितने का है? 200 का। तो अब मुझे बताओ यहां पे हम क्या करें? डेबिट क्या होना चाहिए? इस वक्त रिवैल्यूएशन बढ़ी है या कम हुई है? सर कम हुई है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। कितने से? ऐसे थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं, रिवैल्यूएशन 600 से सर डेबिट कर देंगे, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। सुने, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। आपको याद है अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता था जिसको हम कहते थे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक बात करता था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, a business should record all the future anticipated expenses into the accounts but should not record any unrealized gains। वो क्या बोलता था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसको आज ही अपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लो, आज ही उसको अपने प्रॉफिट्स के अंदर एडजस्ट कर लो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो उस गेन को तब तक अपने प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट नहीं करना जब तक वो गेन एक्चुअल में हो ना जाए। तो अब अगर तुम ये देखो तो ये जो तुम्हारा लॉस हुआ है, ये लॉस तो फ्यूचर का लॉस है। तुम आज बिल्डिंग बेच तो नहीं रहे, तुम आज बिल्डिंग बेच तो नहीं रहे ना। तुम अगर आज बिल्डिंग बेचो तो 600 का नुकसान उठाना पड़ेगा, बेच तो नहीं रहे। लेकिन फ्यूचर का तो लॉस है। फ्यूचर में अगर तुम इसको बेचते हो, फ्यूचर में बेचोगे तो 600 रुपए का लॉस उठाना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर तुम इस अगले साल में 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद अगर इस एसेट को बेचते हो तो 600 का लॉस उठाना पड़ेगा, हाँ सर उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये 600 का एक फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉस है। तुम एंटिसिपेट कर रहे हो कि आने वाले कल में तुम्हारे 600 रुपए का नुकसान होने वाला है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तुम्हें यही कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, कोई लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को आज ही अपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट में एडजस्ट करो, आज ही उसको अपने प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट कर लो। तो इसका मतलब जब तुम ये ऑब्जर्व करो कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट नहीं करोगे, बल्कि किसको डेबिट करोगे? सर हम डेबिट करेंगे इनकम स्टेटमेंट को। क्यों इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे? इनकम स्टेटमेंट को सर इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस होने की वजह से इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाती हैं। तो याद रखिएगा मेरी बात को, ध्यान से इस बात को याद रखिएगा कि अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड्स हो रही हो, अगर रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा हो, तो एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस लॉस को आज ही बुक कर देंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपको फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है, जब तुम ये बिल्डिंग बेचोगे तब ही तुम्हें ये गेन होगा, तुम ये देखो कि फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है, तो उस गेन को तब तक अपने प्रॉफिट में एडजस्ट ना करो तब जब तक वो गेन ना हो जाए। इसी वजह से मैंने इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट नहीं करी बल्कि एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया और उस रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाके उस 400 रुपए को अलग से शो किया। इसको मैंने अपने प्रॉफिट स्टेटमेंट में शो नहीं किया, अपने शेयर होल्डर को या अपने जो ओनर्स हैं उनको पागल नहीं बनाया कि ये हमारी इनकम हो गई $400
डॉलर की। क्यों? ये $400 की इनकम हुई नहीं है, ये तो आपको खाली एक फ्यूचर का गेन नजर आ रहा है। आपके एसेट की वैल्यू से बड़ी है, आपको पैसा तो नहीं मिला ना, आपको अभी ये पैसा तो नहीं मिला ना। अब अगर तुम इसको इनकम शो कर दोगे तो शेयर होल्डर बोलेगा भाई इनकम हुई है तो मेरे पैसे कहां हैं? अब आप उसको क्या समझाओगे कि भाई ये तो नॉन कैश इनकम हुई है आपकी, अभी अभी हमने बिल्डिंग बेची थोड़ी, हम बिल्डिंग बेचेंगे थोड़ी, हम तो बिल्डिंग को रीवैल्यू कर रहे हैं। तो अब यहां पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से हम एक रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर इस पैसे को अलग से शो करते हैं, शेयर होल्डर के प्रॉफिट्स में ऐड नहीं करते। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई एसेट के फ्यूचर का लॉस हमें पता लग जाए, हमें यह पता लग जाए कि एसेट के अंदर कोई ना कोई लॉस आ गया है, एसेट की वैल्यू के अंदर कोई ना कोई फॉल आ गया है, तो उस फॉल को फौरन से अपनी इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे। और इनकम स्टेटमेंट डेबिट तब होती है जब कोई लॉस होता है, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट तब होती है जब कोई गेन होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इधर भी आके आपने बेड के टॉपिक में पढ़ा, इधर भी आके आपने डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर ये बात पढ़ी थी कि इनकम स्टेटमेंट जब भी लॉस होता है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाती है, और जब भी गेन होता है तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाती है। तो यहां पे लॉस का मतलब क्या है कि आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए जब आप अपने एक्सपेंसेस लिख रहे होंगे, तो एक्सपेंसेस को लिखते हुए, अब जरा सुनिएगा, एक्सपेंसेस को लिखते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को। एक्सपेंसेस को लिखते हुए यहां पे आप लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और वो एक्सपेंस कितने का रिकॉर्ड करेंगे? 600 का। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में जाएगा। आई होप क्या है मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर ओवर हेयर। जब गेन होगा तब उसको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे, बल्कि एक रिजर्व में ले जाके रख दोगे उस पैसे को, उसका नाम होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अगर किसी एसेट की वैल्यू के अंदर फॉल आ जाएगा, तो वो फॉल हालांकि फ्यूचर का फॉल है, फ्यूचर में जब मैं एसेट अगर बेचूंगा तो फॉल आएगा, बट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस को आज ही अपनी अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करो, आज ही अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करो, आज ही अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करो। तो मैंने उसकी एडजस्टमेंट यहां पे शो की है। और एंट्री क्या बनेगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, क्योंकि एसेट रीवैल्यू या डी वैल्यू हो, प्रोविजन तो डेबिट ही होनी है। और जो प्रेमिसेस की वैल्यू है उसके अंदर जो भी डिक्रीज आया वो कितने का आया? 600 का आया। इसको एक और तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते थे। मुझे ये पता लगा कि यार मेरा लॉस हुआ है कितने का? 600 का। तो मैं क्या करूंगा? इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले ले जाके 600 लिखूंगा, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या करूंगा? 600 बुक करूंगा, क्योंकि लॉस है तो उसको आज ही बुक करना है अपनी बुक्स में। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा 200 से, और बाकी का जो वैल्यू बनेगा टोटल 800 का, इससे मैं क्या करूंगा? अपने प्रेमिसेस को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, 600 प्लस 200 कितना बन जाएगा? 800 बन जाएगा सर। तो ये 800 को क्या करेंगे हम? यहाँ पे बुक कर लेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। सो अनदर वे, ये मैंने इतना बुरा क्यों लिख दिया यहाँ पे? प्रेमिसेस। ठीक है। और यहां पे देख लीजिए, ये एक और तरीके से भी एंट्री बना के बता दी। दोनों तरीके से जैसे आपका दिमाग चलता है, जैसे आप सोच सकते हैं, आप उसे सोच के इसकी एंट्री बनाएंगे। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको बिल्कुल अब क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर गेन ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट किया जाएगा। और अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो फिर क्या एंट्री बनेगी? फिर एंट्री बनेगी इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया जाएगा। अभी मैं आपको और भी कुछ इसमें इन डेप्थ डिटेल्स दूंगा, और भी आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताऊंगा। बट जब तक आप ये सारी चीजें कॉपी करें और इसको गौर से दिमाग में बिठा के समझें, और फिर अब इसके बाद जैसे ही आपका ये कॉपी हो जाएगा तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे इस चीज को। ठीक है, और हम इसमें थोड़े से और टेक्निकल एस्पेक्ट्स डालेंगे। क्लियर? कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अब अगली एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब आप लोग अगली एग्जाम्पल देखें, आपके सामने एक और एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पे। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप नोटिस करें तो ये एग्जाम्पल कैसी दिख रही है आपको? सबसे पहले आपको इन्होंने दे दिया प्रेमिसेस, जो कि है 1,25,000 रुपए की, और उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 50,000 की, और उसकी मार्केट वैल्यू लगी है 180,000। अब आप लोगों ने टेस्ट करना है कि यार ये रिवैल्यू हुआ या नहीं हुआ। तो हमेशा हम लोगों ने क्या सीखा, क्या होता है? ऑलवेज कंपेयर मार्केट वैल्यू, ऐसे कर लें, नेट बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट बुक वैल्यू, आप क्या करेंगे? एसेट की कॉस्ट उठाएंगे, दैट इज 125,000, और उसमें से आप माइनस कर देंगे 50,000। तो आपके पास क्या आ जाएगी? एसेट की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसकी नेट बुक वैल्यू निकालें तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगी, इसको क्या हो गया? नहीं, अच्छा, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या तरीका है? हम लोग इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 75,000। ठीक है। वर्सेस मार्केट में कितनी वैल्यू लगी है एसेट की? अब अगर आप मार्केट के अंदर एसेट की वैल्यू देखें तो वो लगी है 180,
1000 की। मुझे ये बताओ कि यार तुम्हारा जो एसेट है, उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है? सर हमारी इस वैल्यू के अंदर इंक्रीज नजर आ रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें तो ये बन जाएगा 180,000 माइनस 75,000, सो इट इज 105,000। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन को 1 या $105,000 का गेन ऑन रीवैल्यूएशन हो गया है। हाँ सर, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है 105,000 का, क्योंकि आपने कंपेयर किया है नेटवर्क वैल्यू को मार्केट वैल्यू से। अब सवाल ये उठता है कि अगेन सिर्फ ये हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं कि यार अब हम लोग इस एंट्री को कैसे बना सकते हैं या इस चीज को कैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले आप लोग किस तरीके से एंट्री बनाएंगे? दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे प्रेमिसेस डेबिट। अब ये प्रेमिसेस को आप डेबिट कितने से करेंगे? आपकी प्रेमिसेस पहले कितने की थी? 125,000 की, और अब कितने की हो गई है? 180,000 की। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी प्रेमिसेस है वो 55,000 से बढ़ गई है? इन दोनों का डिफरेंस 55,000 होगा। तो प्रेमिसेस को मुझे क्या करना चाहिए? 55,000 से डेबिट कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो मेरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, वो डेबिट हो जाएगी कितने से? 50,000 से। और जो मेरी रीवैल्यूएशन है, जो मेरा रीवैल्यूएशन रिजर्व है, वो क्या हो जाएगा? 105,000 से क्रेडिट हो जाएगा। यही एंट्री बनेगी। ऐसी बननी चाहिए। एक तो तरीका ये था एंट्री बनाने का। मैं एंट्रीज बनाना सिखा रहा हूं आपको, खाली आपको एंट्री बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एंट्री है आपके पास, ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन की है, तो गेन को आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? इसको आप इसको अपनी वो अल्लाह भला करे रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाके रिकॉर्ड कर देंगे। इसका एक और तरीका क्या है एंट्री बनाने का? सर आपका रिवैल्यूएशन का गेन हुआ है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दें। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट कर दें कितने से? 105,000 से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं 50,000 से। और उसके बाद फिर जो आपकी प्रेमिसेस है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो कितना बनेगा? 105 माइनस 50,000। तो इन दोनों को आप माइनस कर लें तो आपके पास कितना बन जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 55,000 का। तो एक ये भी तरीका है, इस तरीके से भी आप एंट्री बना सकते थे। बात समझ रहे? तो ये तो डिपेंड करता है कि यार आप कौन से वे से एंट्री बना सकते हैं, कौन सा वे आपको ज्यादा सीधा लगता है। आप उस वे से एंट्री अपनी बनाते जाइए और काम करते जाइए, दैट्स इट। और आप लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। तो आई होप कि आपको अगेन मैंने दोबारा से एक एंट्री बना के दिखाई, और वो जो मैंने आपको एंट्री बना के दिखाई है वो कौन सी बनाई है? वो मैंने आपको बना के दिखाई है गेन ऑन रिवोल्यूशन की, दोबारा से एक और एग्जाम्पल। ठीक है। अब याद रखिएगा, ये जो रिजर्व्स होते हैं, जो भी रिजर्व हो, वो रेवेन्यू रिजर्व हो या कैपिटल रिजर्व हो, ये पार्ट ऑफ कैपिटल है, तो इनकी नेचर जो है वो क्रेडिट नेचर ही होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाइए एक और एग्जांपल। अब इस एग्जांपल पे ना मैं थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाऊंगा। अभी तो हम बिल्कुल इस बेसिक एग्जांपल को बेसिक वे में करते हैं जैसे आप लोग अब तक करते आए। देखिए जी, एक प्रेमिसेस है जो कि 125 की है, उसकी प्रोविजन फॉर अडॉप्शन 50,000 रुपए की है, और अब उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू हो चुकी है 80,000 की। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना होता है? ऑलवेज कंपेयर नेटबुक वैल्यू को प्यार से कैरिंग वैल्यू भी कहा जाता है। कैरिंग, CARRYING, कैरिंग वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। मुझे ये बताइए, अब सुनिएगा, ये बड़ी टेक्निकल बातें करूंगा अब मैं, ठीक है? जरा सुनिएगा। मेरी नेटबुक वैल्यू कितनी निकलेगी? सर आप 125,000 में से 50,000 माइनस कर दें, तो अगेन मेरे पास वही 125,000 माइनस 50,000, 75,000 आ जाएगी नेटबुक वैल्यू। वर्सेस मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी लगी है? 70,000 लगी है। मुझे ये बताओ कि मेरा जो एसेट है उसकी वैल्यू में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया? सर यहाँ पे आपके पास 5,000 रुपए का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऐसे ही हुआ है। 5,000 रुपए का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन तुम लोग को नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यार इसकी एंट्री क्या बनेगी? सर ये तो हम लोग अब सीख चुके हैं ना। अब आपका जो ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया है, ये 5,000 रुपए तो आप सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दें। तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दें सर। इनकम स्टेटमेंट 5,000 रुपए। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भले अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, रिवैल्यूएशन आपने इसको तो खत्म ही करनी होती है, तो यहाँ पे आप करें 50,000 की प्रोविजन फॉर डेप्शन है, इसको खत्म करते हैं। और उसके बाद जो आपकी प्रेमिसेस है उसको आप क्रेडिट करते हैं। अब सर जो आपकी प्रेमिसेस है वो पहले कितने की थी? 125 की थी, अब कितने की हो गई? 70,000 की हो गई। तो सर ये 55,000 से आपकी प्रेमिसेस क्रेडिट हो जाएगी। ये आपकी सर जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, इसमें आप लोगों ने कोई गलती नहीं करी। आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट वही बात करी जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले सिखाई थी। क्लियर हो गई बात? अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं, इसको थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। फर्ज करें कि यार मेरे पास जो एसेट है, वो पहले से, मेरी जो एक कंपनी है वो पहले से एक रीवैल्यूएशन रिजर्व मेंटेन करती थी, और उसके रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर पहले से पैसे पड़े हुए थे। लेट सपोज हम उसको बोल देते हैं 10,000, ऐसी एग्जांपल देने के लिए कि यार रिवैल्यूएशन रिजर्व में पहले से कितने पैसे पड़े हुए थे?
10,000, यानी कि जब साल शुरू हुआ, इस एसेट को जब आप रीवैल्यू करने के लिए गए तो पहले से रीवैल्यूएशन रिजर्व में आपके 10,000 पड़े हुए थे, यानी कि लास्ट ईयर ये एसेट पहले से रीवैल्यू हुआ था। ठीक है, तो आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व में पहले से 10,000 पड़े हुए थे, यानी कि इसका मतलब यह है कि मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस था, यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो था, बैलेंस एट स्टार्ट, इसमें पहले से आपके पास रिवॉल्यूशन रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए थे? 10,000 रुपए। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपके रिवॉल्यूशन में कितने पैसे पड़े हुए थे पहले से? 10,000 रुपए पड़े हुए थे। ये एग्जाम्पल बनाई मैंने यहां पे लाके। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को सोचते हुए इस केस को, जो हम लोगों ने केस बनाया है, इसको हम C1 का नाम देते हैं, केस 1। इस केस को जो बनाया है, अगर इसके थ्रू हम देखें कि यार अब हमें क्या करना होता, तो अब तुमने क्या नोटिस करा कि यार तुम्हारा एसेट जो है वो 75,000 की नेटबुक वैल्यू रखता है और मार्केट वैल्यू 70,000 की है। इसका मतलब 5,000 रुपए का क्या हो गया है? 5,000 रुपए का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया है। कितने का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है? 5,000 रुपए का। अब अगर, सुनना बात को गौर से, अगर तुम्हारे रिवैल्यूएशन में पहले से कुछ पैसे पड़े हुए हो, अगर तुम्हारे रिवैल्यूएशन रिजर्व में पहले से कोई पैसे पड़े हुए हो, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व जीरो होता, अगर पहले से कोई पैसा नहीं होता जैसे एग्जांपल में था, तो ये एंट्री बनती स्ट्रेट अवे, तो ये एंट्री बनती स्ट्रेट अवे। क्लियर बात समझ आई? लेकिन अगर तुम्हारे रिवैल्यूएशन रिजर्व में 10,000 रुपए पड़े हुए थे, तो अब तुम क्या करोगे? अब सुनो मेरी बात गौर से। तुम्हारा जो प्रेमिसेस है वो तो क्रेडिट हो जाएगा, या चलें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं पहले आप। कितने से? 50,000 रुपए से। इनकम स्टेटमेंट को आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कितने से? 5,000 रुपए से। ठीक है, और प्रेमिसेस को आप क्या करते हैं? क्रेडिट कर दें 55,000 रुपए से। सर एक बात बताएं, ये एंट्री में और ये एंट्री में कोई फर्क तो नहीं है? इन दोनों में, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन आपने केस चेंज करा है। हाँ, तो अब गौर से सुनो, अगर तुम्हारे रिवॉल्यूशन रिजर्व में पहले से कोई पैसा पड़ा हुआ हो, तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम किसको डेबिट करोगे? उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही डेबिट करोगे। 5,000 रुपए का। सर ये क्या बात बोली है? दोबारा से रिपीट करिएगा बात को, सुने, दोबारा से सुने, 1,000 बार सुने, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा कि अगर तुम्हारे रिवॉल्यूशन रिजर्व में पहले से पैसा पड़ा हुआ था, और वो कितना पड़ा हुआ था? 10,000 रुपए, तो अब अगर तुम्हारा एसेट की वैल्यू के अंदर फॉल आया है 5,000 रुपए का, तो इस रिवॉल्यूशन रिजर्व में से ही पैसा कम कर दोगे। ठीक है, तो अब तुम्हारे रिवॉल्यूशन रिजर्व में पैसा कितना बचा होगा? सर 5,000 रुपए का आपने इसमें से निकाल दिए हैं, तो अब रिमेनिंग सिर्फ 5,000 का बैलेंस पड़ा हुआ होगा रिवॉल्यूशन रिजर्व के अंदर रिमेनिंग। ठीक है, तो अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में पहले से पैसा हो, तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही डेबिट करेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा ना हो, तो सारा का सारा पैसा इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। बात समझ आई? ये हम लोगों ने बोला था कि भाई अगर आपका ये लेट सपोज ये था केस 0 CO, ये हो गया आपका केस 1, कि अगर रिवैल्यूएशन में पहले से कुछ पैसा पड़ा हो, अगर रिवैल्यूएशन में पहले से कोई पैसा पड़ा हुआ हो, ओपनिंग बैलेंस में पहले से रिवैल्यूएशन रिफ्लेक्ट हो रहा हो, और अगर एसेट डी वैल्यू हो जाए, उसकी वैल्यू के अंदर फॉल आ जाए, लॉस इन रिवैल्यूएशन हो जाए, तो इस रिजर्व को पहले इस्तेमाल किया जाएगा। पहले किसको इस्तेमाल किया जाएगा? इस रिजर्व को इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको एक और केस देता हूं, केस 3। इसको हम नाम दे देते हैं C3। अब ये जो आपका C3 है, C3 के अंदर आप देखेंगे यार, जो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, उसके अंदर आपके पास पैसे पड़े हुए थे $2,500। कितने पड़े हुए थे? 2,500। $2,500 ओनली मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि यार अब अगर हम इस सेम एग्जांपल को दोबारा करें, तो भाई एसेट की जो हमारे पास कॉस्ट है वो 125,000 है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 है, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 70,000 है। तो अब अगर मैं दोबारा से नेटबुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करूं, तो अगेन लॉस कितने का आएगा? 5,000 रुपए का आएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं ये बोलूंगा कि यार मेरा जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है, जो मेरा रीवैल्यूएशन रिजर्व है, उसमें से पैसे निकाले जाएं। अब मसला यह है कि यार आपकी जो डी वैल्यू हुई है एसेट, या वैल्यू जो गिरी है, वो तो 5,000 से गिरी है, लेकिन आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व में खाली कितना पैसा मौजूद है? 2,500। सर पिछले एग्जाम्पल में तो 10,000 मौजूद था, तो आपने 5,000 माइनस कर दिया। अब इस 2,500 में से आप 5,000 कैसे माइनस करेंगे? तो याद रखिएगा, इसमें से 2,500 रुपए बाहर निकाल लिए जाएंगे। बाकी का जो लॉस हुआ है वो कंप्लीट किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट में डाल के, इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट वो डेबिट किया जाएगा।
कितने का? 2500 का। क्यों सर, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? बेटा देखो, डी वैल्यू हुआ था कितने का? 5000 का। अब ये 5000 का लॉस हुआ है, तो सबसे पहले जब लॉस होता है तो पैसा कहां से निकाला जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व से। लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व में खाली कितना पड़ा हुआ है? 2500, तो 2500 पे आपने वहां से निकाल के इस रिजर्व को डेबिट कर दिया। अब बाकी का 2500 कहां से निकालोगे इस 5000 को पूरा करने के लिए? अच्छा, तो अब हम इनकम स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तो इनकम स्टेटमेंट को भी डेबिट कर देंगे। और इसके बाद एक और चीज है जो डेबिट हो जाएगी, और उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और वो कितने की है? 50,000 की है। और इसका मतलब जो आपकी प्रेमिसेस होगी वो अगेन कितने से क्रेडिट हो जाएगी? 55,000 से। तीनों एग्जांपल्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और जो प्रेमिसेस है वो तो एक ही वैल्यू के साथ ही डेप्रिशिएट हो रहे हैं, वो एक ही वैल्यू के साथ रिकॉर्ड हो रहे हैं। सिर्फ डिफरेंसेस कहां पे नजर आ रहे हैं आप लोगों को? वो डिफरेंसेस को गौर से देखिएगा। वो डिफरेंसेस हमें नजर आए पहली एग्जांपल में, जब रिवॉल्यूशन रिजर्व में कोई पैसा ना हो तो डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट से चार्ज किया जाएगा। अगर रिवॉल्यूशन रिजर्व में पैसा पड़ा हो तो उधर से यूटिलाइज करके इस एंट्री को बनाया जाएगा। अगर रिवॉल्यूशन रिजर्व में कम पैसा पड़ा हो तो पहले रिवॉल्यूशन से पैसा निकाला जाएगा, और बाकी का जो पैसा होगा वो इनकम स्टेटमेंट से पूरा किया जाएगा, और बाकी एंट्री तो सेम बनेगी, हर जगह पे बाकी एंट्री तो सेम बनेगी। तो यहां पे मैंने आपको इस केस को टेक्निकल करके 3 वेज में दिखाया, यानी कि 3 डिफरेंट टाइप के केसेस में से कोई भी केस एग्जामिनर आपको दे सकता है परेशान करने के लिए। सबसे मुश्किल केस देगा वो ये वाला देगा, जो केस 3 हम लोगों ने बात करी कि रिवॉल्यूशन में कम पड़ा हुआ था, उसमें भी कोई मसला नहीं है। रिवॉल्यूशन से पैसा निकालो, बाकी पूरा करने के लिए इनकम स्टेट से निकालो, पीएफडी को डेबिट करो और प्रेमिसेस को क्रेडिट करो। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये इतनी नॉर्मल बातें नहीं है, लेकिन जितना सिंप्लीफाई करके मैं कर सकता हूं इन बातों को मैं करूंगा, ताकि आप लोगों को ये बातें और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। लेकिन अगेन, अगर आप इन चीजों को बार 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 रिवाइज नहीं करोगे, बार 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 दिमाग में नहीं बिठाओगे, तो ये चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। ये जो मैंने आप लोगों को यहां पे केस करवाया है डीवैल्यूएशन का, और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि यार अगर मेरे रीवैल्यूएशन रिजर्व में, अगर मेरे रीवैल्यूएशन रिजर्व में कोई पैसे नहीं होते तो क्या एंट्री बनती? ये एंट्री बनती। अगर मेरे रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर 10,000 रुपए मौजूद होते तो क्या एंट्री बनती? तो पूरी एंट्री 5,000 रुपए मैं इसमें से निकाल सकता था। और अगर मेरे रिवैल्यूएशन रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ 2,500 होते और मेरा 5,000 रुपए का लॉस हुआ होता तो फिर मैं क्या एंट्री बनाता? यहां पे मैंने आपको ये 3 डिफरेंट केसेस बताए हैं। 10,000 रुपए हैं, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट है, तो क्या एंट्री बनेगी? अगर कोई अमाउंट पहले से रिवॉल्यूशन रिजर्व में नहीं है तो क्या एंट्री बनेगी? और अगर अमाउंट लिमिटेड है या कम है अमाउंट एज कंपेयर टू योर लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, तो फिर क्या किया जाएगा? दीज आर द 3 केसेस विच शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। डन। आई होप कि जो मैंने बातें करी हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और इन बातों को आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार समझेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक एंट्री अपने हाथ से नहीं बना लोगे तब तक दिमाग के अंदर ये बात नहीं बैठेगी। ठीक हो गई बात? तो ये हम लोगों ने जो रीवैल्यूएशन का पार्ट था ये 100% कंप्लीट कर लिया है। रीवैल्यूएशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि यार ये जो रीवैल्यूएशन मॉडल होता है ये हमें आई16 के अंदर हम ये इसको यूज कर सकते हैं, और फिर रीवैल्यूएशन हमारे जितने भी सवाल बनते हैं सारे रीवैल्यूएशन मॉडल पे ही बनते हैं। ठीक है? और अगर ये अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो तो क्या एंट्री बनेगी, और अगर डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो तो क्या एंट्री बनेगी, फिर दोबारा एग्जाम्पल करते हुए अपवर्ड हो तो कैसे एंट्री बनेगी दोबारा सिखाया, और फिर डाउनवर्ड हो तो कैसे 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 बन सकती है एंट्री, वो डिफरेंट 3 केसेस रख के 3 केसेस के ऊपर C1, बल्कि C0, C1 और C2, ये मैंने ऐसी केसेस के नाम लिख दिए हैं। ठीक है? तो केस नंबर 0 ये रहा पहला, केस नंबर 1 ये रहा इसके बराबर में, और केस नंबर 2 उसके बराबर में, यानी कि अब तक हम लोगों ने इसके अंदर टोटल 3 केसेस करे हैं। इसको अपने पास दिमाग में बिठा लें, रख लें, कॉपी में इसको नोट डाउन करें, और अगर कोई इश्यू हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है?